नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज दिन है रविवार का, तो एक वीकली विश्लेषण किसी खबर का। तो खबर आपको मालूम है कि इस वक्त इस हफ्ते जो मेजर रही वो यही है कि कांग्रेस का जो रुख है, खास करके बिहार में और उसके बाद अन्य प्रदेशों में जो कांग्रेस के रुख में जो बदलाव आया है, आज भी उसी का विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सदाकत आश्रम पटना, नेहरू भवन लखनऊ, विधान भवन कोलकाता और सत्यमूर्ति भवन चेन्नई। ये कोई साधारण पते नहीं है, ये कोई साधारण एड्रेस नहीं है। ये चारों दरअसल कांग्रेस के रीजनल हेड ऑफिसेज हैं, यानी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, चार अलग अलग राज्यों के। सदाकत आश्रम पटना बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर, नेहरू भवन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर लखनऊ में, विधान भवन पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी का दफ्तर कोलकाता में और सत्यमूर्ति भवन तमिलनाडु कांग्रेस का ऑफिस चेन्नई में। एक वक्त हुआ करता था, पुराने जानकार बताते हैं कि इन दफ्तरों के बाहर बेतहाशा भीड़ रहा करती थी। और एक वक्त था कि इन चारों दफ्तरों का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। एक अजब जो है वो गर्व महसूस करते थे लोग, जिन्हें इस दफ्तर के अंदर बैठने की अनुमति मिलती थी या एक ऐसा पद मिलता था कि वो इस दफ्तर में जा सके। इन दफ्तरों के बाहर लोगों का हुजूम भीड़, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो उस प्रदेश के सचिवालय हैं उनसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हुआ करती थी, क्योंकि वो दौर था जब इस देश में और इन प्रदेशों में, चार प्रदेशों की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का जलवा हुआ करता था। कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, अगर विपक्ष में भी होती थी तो इतनी दमदार होती थी कि इन चारों दफ्तरों का जो रौनक है वो देखने से पता लगता था कि दरअसल सत्ता में है तो कोई और, लेकिन चल किसी और की रही है। लेकिन धीरे धीरे वक्त ऐसा गुजरा कि आज इन दफ्तरों में कई बार तो कहते हैं कि चपरासियों के अलावा भी कुछ लोग नहीं मिला करते थे। बहुत से कमरों में ताले लटके मिलते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से रौनक बढ़ने लगी है। रौनक इसलिए बढ़ने लगी है क्योंकि कांग्रेस ने एक नए युग की तरफ या नए उम्मीद जो लोगों में जगानी शुरू की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हताश हो चुके थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अब नए जुड़ नहीं रहे थे, वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अब एक चीज़ बड़ी क्लियरली मैसेजिंग देनी शुरू कर दी है कि जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है ना, कुछ पत्रकार और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस में चल रहा है एटीट्यूड है कि यही चलेगा, जो चल रहा है यही चलेगा। इस एटीट्यूड ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। विपक्षी पार्टी वो बीजेपी हो चाहे रीजनल पार्टी हो, उनसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस के जो ये एटीट्यूड है, कॉम्प्लिसेंसी है ना, कि चल रहा है चलेगा, कभी तो लौटेगा, कभी तो बदलेगा, इस एटीट्यूड ने कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये चार ऐसे प्रदेश हैं, मैं इसमें महाराष्ट्र नहीं गिन रहा हूँ, ये चार ऐसे प्रदेश इसलिए गिन रहा हूँ मैं कि इन चारों प्रदेशों में कांग्रेस दशकों हो गए सत्ता से बाहर हुए हुए, लेकिन कांग्रेस ने इन दशकों में कभी ऐसी कोई कोशिश होती नहीं दिखी कांग्रेस ने कि जहां अपने आप को खड़ा करने की पार्टी कोशिश कर रही हो। एक होता है ना कि पार्टी हारती है, बेशक, इसलिए मैं महाराष्ट्र अब बता रहा हूं। महाराष्ट्र में पार्टी हारी है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता में भी रही है, जीतती भी हारती है, और हारती भी है तो एक कोशिश करते हुए हारती है। इस बार विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हारी, कांग्रेस गठबंधन में हारी, लेकिन उससे 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो ऐसे अगर हार भी होती है ना, तो कार्यकर्ता का जोश बना रहता है, कार्यकर्ता की उम्मीद बनी रहती है। लेकिन इन चारों प्रदेशों में दशकों हो गए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई ढोल नगाड़े बजाने का मौका मिला हो। इन चारों दफ्तरों का, जिनका मैंने इतना बड़ा नाम दिया, कि कभी यहाँ पर दिवाली सा माहौल हुआ हो।
पुराने कांग्रेसी याद करते हैं कि कब कैसे इन दफ्तरों के बाहर रौनक मेला हुआ करता था। अब तो यदा कदा कभी मीटिंग होती है तो लोग झुकते थे, नहीं तो वो भी नहीं होता। रीजनल ऑफिसेज के जो छोटे ऑफिसेज है, जो जिला लेवल के ऑफिसेज है, बिहार से मुझे कितने लोग खुद फ़ोन करते थे, अब नहीं करते, 6 महीने पहले तक करते थे कि आप बिहार कांग्रेस पे वीडियो बनाइए, उस पर बात कीजिए कि बहुत से दफ्तरों में ताला लटका रहता है, मेन गेट पे ही ताला लटका रहता है, कोई नहीं होता, एक आध केयर टेकर के अलावा कोई नहीं दिखता, लॉन में घास उगी है तो उगी है। ये हाल हो गया था कांग्रेस का। इसलिए लोग पूछ रहे हैं ना कि अचानक से कांग्रेस ये क्यों करने लगी है, कांग्रेस में जोश क्यों आया है। ये इसी वजह से आया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये बात समझ रहे हैं कि ये चल रहा है एटीट्यूड ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, अब नहीं चलेगा। अब इन दशकों से बंद पड़े दफ्तर या दशकों से मायूस सुनसान पड़े दफ्तरों की रौनक लौटानी होगी, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। ये 4 राज्य जो मैंने आपको नाम लिए हैं, इनमें पार्टी को मजबूत होना, खड़ा होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताता हूँ, तमिलनाडु, आप में से किसी को याद भी है कि कांग्रेस ने कब आखिरी बार वहाँ सरकार कांग्रेस की थी? किसी को याद भी है? मुझे याद नहीं, मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, तब पता लगता है कि तमिलनाडु में कब कांग्रेस की सरकार थी। दरअसल तमिलनाडु में आप सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं, आपको मालूम है 1967 1967 तक तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार थी। जी हाँ, उसके बाद किसी को याद भी नहीं है कि कांग्रेस कभी सरकार में। 1967 में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद एक गलती कांग्रेस की और नतीजा आज तक कांग्रेस डीएमके के साथ पूंछ बन के पावर में तो रहती है, लेकिन कभी आप ये कह सको कि कांग्रेस की सरकार आई है, ये पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि 1969 में जब कांग्रेस दो फाड़ हुई तो एक बनी कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी वाली, और एक कांग्रेस ओ, जिसमें कामराज उसको उनके मुख्य जो है वो करता धरता थे और तमिलनाडु में बड़े नेता थे। तब इंदिरा गांधी ने डीएमके के साथ एक समझौता किया और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें कांग्रेस ने लड़ी और विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। 1971 में विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, यही सबसे बड़ी गलती कांग्रेस कर बैठी। और उसके बाद से वो गलती ऐसी हुई, वो विधानसभा चुनाव ना लड़ना, कि उसके बाद लोगों ने तमिलनाडु में कांग्रेस की तरफ रुख ही नहीं किया। हालांकि 1977 और 1989 में कांग्रेस ने अकेले लड़ने की कोशिश की, चुनाव अकेले लड़ा। वोट प्रतिशत एक बार 18 के आसपास रहा, एक बार 20% के आसपास कांग्रेस ने वोट हासिल किया, लेकिन पिछले चुनाव में 25 सीटें लड़ी और 25 में से 18 तो जीती, लेकिन 4 पॉइंट कुछ समथिंग, मतलब 4.5 के आसपास वोट प्रतिशत कांग्रेस कर रहा। और अब डीएमके की जो दया पे है वो पार्टी वहाँ चल रही है। अब जाहिर सी बात है, यही कुछ आप बिहार में आइए, ऐसा ही सीन आपको बिहार में मिलेगा कि बिहार में हुआ ये कि कांग्रेस की सरकार 1990 तक थी। 1990 तक कांग्रेस वहाँ पर बिहार में सत्ता में थी, लेकिन 1990 में मंडल और कमंडल, 90 के दशक में जो मंडल कमंडल की राजनीति आई, उस राजनीति में कांग्रेस कहीं बह गई और उसके बाद आज तक कांग्रेस को सत्ता का रास्ता बिहार में नहीं मिला। 1980 से 90 के बीच सोचिए, कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री भी बदले, अलग अलग मुख्यमंत्री बदले, लेकिन सब में एक ही कॉमन बात थी कि सब के सब अगड़ी जाति के थे। जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भगवत झा आज़ाद, माफ़ कीजिएगा, कीर्ति आज़ाद जो अभी हैं टीएमसी के सांसद, उनके पिता, और सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये सारे अगड़ी जाति के मुख्यमंत्री बनाए थे। और ये देखिए आपके सामने चार्ट भी एक है कि बिहार में 1990 तक, जब तक सरकार थी, उससे पहले देखिए वोट प्रतिशत देखिए कितना था। 1980 और 90 85 में
उसके बाद से कांग्रेस का वोट प्रतिशत ऐसा गिरा कि अब करते करते देखिए कहाँ से कहाँ 34.2 से फिर 39.3 से गिरते 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 2020 में रह गया सिर्फ 9.48। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है जो तमिलनाडु में 1967 में शुरू हुई थी, यहाँ पर 1990 में ये कहानी शुरू हुई। हालांकि 2010 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का कोशिश की, लेकिन हाथ आई सिर्फ 4 सीटें, क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना संगठन के चुनाव लड़ लिया। दरअसल जैसे तमिलनाडु में अपनी जो है वो सत्ता बचाए रखने के लिए या अपनी मेजॉरिटी हासिल करने के लिए इंदिरा गांधी ने टीएमके के साथ समझौता किया था, यहाँ पर लालू अकेले ऐसे नॉन कांग्रेस नेता थे 90 के दशक में जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। उस वक्त सोनिया गांधी का साथ दिया था, खास करके वो विदेशी नागरिक मूल के मुद्दे पर। तब से लेकर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उसके एवज में कांग्रेस धीरे 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 लालू के आगे झुकती गई और अल्टीमेटली ये हुआ कि कांग्रेस भी लालू ही एक तरह से चला रहे थे। इसलिए आज कांग्रेस को वापस उठने में इतनी दिक्कत हो रही है, बिहार में इतना कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। अब इसके बाद अगला प्रदेश आइए आप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल में दरअसल मामला ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में 1977 से लेकर कांग्रेस सत्ता का मुंह नहीं देख पाई है और 1977 में सत्ता से बाहर हुई। किस लिए? इमरजेंसी का इफेक्ट ऐसा पड़ा कि सत्ता से बाहर हुई और उसके बाद लेफ्ट ने ऐसा कब्जा किया पश्चिम बंगाल में कि कांग्रेस को मुड़ने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही कांग्रेस को लगा कि शायद एक अल्टरनेट, फिर से एक मौका लेफ्ट बनता फिर रहा था जहां लेफ्ट से लोग नाखुश होकर वापस लौट सकते थे, उसी टाइम ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई और 1988 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन कर दिया और उसके बाद मुकाबला लेफ्ट और तृणमूल में। और आपको मालूम है कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस कितने सालों से सत्ता में है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हो गई, इनफैक्ट फिर बीजेपी बीच में आ गई। 1977 से लेकर कितने साल हो गए, कितने दशक के आप खुद गिन लीजिए कि सत्ता जो है वो नहीं मिली कांग्रेस को। वजह सिर्फ एक कि इमरजेंसी का जितना नुकसान इस प्रदेश में शायद कांग्रेस को हुआ उतना और कहीं भी नहीं हुआ। फिर आइए उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, 400 प्लस विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें। आज की डेट में बता रहा हूँ, जिस वक्त कांग्रेस ने सत्ता गंवाई थी उस वक्त तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में 1989 में कांग्रेस ऐसी सत्ता से बाहर हुई कि अब सत्ता किस गलियारों से होकर उत्तर प्रदेश में गुजरती है ये कांग्रेस ढूंढ नहीं पा रही है। यहाँ जो सबसे बड़ा इफेक्ट रहा वो एक ही था, वो मंडल और कमंडल, यानी मंडल की राजनीति और राम जन्मभूमि का लेकर जो सारा हुआ, हिंदुत्व नॉन हिंदुत्व सारा, इसके बीच में कांग्रेस कहीं फंस के रह गई। और ऐसी फंसी कि एक तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का उदय हो गया, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी का उदय हो गया, तो कांग्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और आज तक कोशिश कर रही है कांग्रेस खड़ा होने की, लेकिन एक कदम खड़ा होती है, 2 कदम लड़खड़ा जाती है। तो दरअसल ये सारी चीज़ें मैं आपको किस लिए सुना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक बार उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा है 1980 के बाद से लेकर 1900, देखिए वोट प्रतिशत कांग्रेस का कैसे गिरता गया और कहाँ पर आके कांग्रेस 2022 में माफ़ कीजिएगा कहाँ पहुँच गई। इन सब में अब रिवाइवल की कोशिशों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ये 4 राज्य ऐसे हैं, इन चारों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से गिरी। कुछ बाकी राज्य, चाहे पंजाब है, चाहे असम है, चाहे महाराष्ट्र है,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात भी आप मान सकते हैं, और ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस सत्ता से बाहर है, काफ़ी वक्त से बाहर है, लेकिन कांग्रेस मरी नहीं। कांग्रेस का जो है वो लोग कांग्रेस को भूले नहीं थे, लेकिन इन 4 राज्यों में कांग्रेस को लोग भूलने लगे थे। बहुत कम लोग बचे हैं जो कांग्रेस के बारे में बात करते, वरना ज़्यादातर अब भूल चुके थे। और कॉमन वजह यही थी कि इन चारों राज्यों में वो चलता है एटीट्यूड ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी सब बने, बड़े बड़े नेता आए। उत्तर प्रदेश ने तो कितने नेता दिए। गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा उत्तर प्रदेश, सोचिए। सलमान खुर्शीद और कितने लंबी लिस्ट है उत्तर प्रदेश से आने वाले नेताओं की। उसके बावजूद इन चारों राज्यों में संगठन खड़ा नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी नेता, बड़े नेता बने, वो केंद्र की राजनीति करना चाहते थे। 2014 तक केंद्र में रहकर खुश थे वो। राज्यों के लिए उन्होंने काम नहीं किया, संगठन को लेकर उन्होंने काम नहीं किया। वो अपनी कुर्सी के तक ही सीमित रहे। वरना आप सोचिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का गढ़ गुजरात उनका राज्य है, किला बना लिया उन्होंने। ऐसे ही उत्तर प्रदेश गांधी नेहरू परिवार का गढ़ होने के बावजूद भी कांग्रेस का किला नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप एक बार सत्ता से बाहर हो गए, मंडल कमंडल राजनीति से बाहर हो गए, बिहार में मंडल कमंडल की राजनीति हो गई, पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी का नुकसान हो गया, उधर एक गलत डिसीजन हो गया तमिलनाडु में, लेकिन उससे निकलने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए कुछ तो कोशिशें होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। क्योंकि चलता है वाले नेता सारे इन कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में चला रहे थे। लेकिन अब जब रिवाइवल की बात हुई तो राहुल गांधी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो औरों की सोच से बिल्कुल अलग था। रिवाइवल के तौर पर मोस्टली आदमी क्या करता है, जब अपनी दोबारा पारी शुरू करने की कोशिश करता है तो पहले वहाँ से शुरू करता है जहाँ थोड़ी सी मजबूती है, कि पहले उस किले को फतेह करते करते आगे चलते हैं और फिर धीरे धीरे सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई उल्टी तरह से शुरू कर दी है। वो सबसे पहले सबसे मुश्किल जो मैदान है उन्हें फतह करना चाहते हैं। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि बिहार में कांग्रेस इतनी एक्टिव हो गई है। गठबंधन की राजनीति है, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए आरजेडी के साथ जा रही। कहीं कांग्रेस ने ये कवायद 2-2.5 साल पहले शुरू कर दी होती तो इस बार आपको कांग्रेस अकेले लड़ती नजर आती वहाँ बिहार में। लेकिन इन कोशिशों के बीच भी, इतने से कम वक्त में भी, कांग्रेस ने ये मैसेज बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब आरजेडी के हाथ से कांग्रेस मुक्त है। कांग्रेस अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है। ये बार के जो विधानसभा चुनाव है ये शुरुआत है, इसका अगला पड़ाव, बड़ा पड़ाव लोकसभा चुनाव 2029 है, और उसका फाइनल पड़ाव उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव है जो 2030 में होंगे। ये कांग्रेस ने साफ मैसेज दे दिया है। बिहार में चुनाव है अभी, इसलिए शुरुआत बिहार से हुई है। अब आपको इस वक्त जैसे उड़ीसा में एक्टिव नजर आ रही है, अब आपको पश्चिम बंगाल में, एक दिन पहले भी बोल चुका हूं कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में प्रायोरिटी लिस्ट में गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश बहुत ऊपर है राहुल गांधी के। मैंने गुजरात की बात नहीं की, इसलिए मैं गुजरात का ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बात आज पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की है, इस चारों में। तो वहाँ देखिएगा आप, बिहार के बाद अगला जो कांग्रेस एक्टिव नज़र आएगी आपको इन 2 राज्यों में नज़र आएगी, क्योंकि इन 2 राज्यों में भी जैसे बिहार में आरजेडी को मैसेज देना बहुत ज़रूरी था और लोगों को मैसेज देना ज़रूरी था कि हम सहयोगी हैं, हम गुलाम नहीं हैं, वैसा ही मैसेज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अपने कार्यकर्ता और वोटर्स को देना चाहती है। और पश्चिम बंगाल में भी मुझे लगता है कि अब लेफ्ट से कांग्रेस मुक्त होना चाहेगी, और ममता बनर्जी को एक मैसेज बहुत क्लियरली कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल में कि अगर तो आप सच में बीजेपी से लड़ना चाहती हैं, अगर आपकी लड़ाई सही है तो हमारे साथ आइए, या हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कागजी लड़ाई बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं, आपका मेन मकसद कांग्रेस को खत्म रखना है, तो फिर कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, फिर उसमें नुकसान ममता बनर्जी का भी होगा। और अगर कांग्रेस ये मैसेज दे पा रही है या देने की कोशिश कर रही है तो जाहिर सी बात है वो जितना ममता बनर्जी को मैसेज दे रही है उतना ही पश्चिम बंगाल में
अपने सो चुके या ख़त्म हो चुके वोटर को भी दे रही है और नए वोटर को दे रही है कि हम आ रहे हैं, हम एक ऑप्शन के तौर पर अवेलेबल हैं। तमिलनाडु में मुझे लगता है तमिलनाडु में अभी शायद उतना एग्रेसिव कांग्रेस नहीं जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु की दो वजह, एक तो स्टालिन ने हमेशा कांग्रेस को रिस्पेक्ट दी है, दूसरा स्टालिन और राहुल गांधी के जो आपस के रिश्ते हैं वो भी दूसरों से अलग है। आपको मालूम ही है कि राहुल गांधी स्टालिन को बड़ा भाई कहते हैं। जब भी उनके मैसेज को कोई रिस्पॉन्ड करते हैं या उन्हें कुछ मैसेज देते हैं सोशल मीडिया पे, बड़े भाई से उनको जो है वो संबोधित करते हैं। तो इसलिए तमिलनाडु तो मुझे लग रहा है कि वो शायद बाद में होगा, लेकिन ये 3 राज्य अभी आपको कांग्रेस में बदलाव के दौर से जो गुजर रही है जो कांग्रेस, इन 3 राज्यों में आपको कोशिश करती नजर आएगी। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही हो रही कि सबसे मुश्किल राज्यों से राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की राजनीति अगर आप समझ रहे हैं, खास करके पिछले 5 साल में, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सबसे मुश्किल रास्ता राहुल गांधी चुनते हैं। आसान रास्तों से होकर और वो मुश्किल नहीं जाते, वरना अगर आसान रास्ते से जाना होता तो शायद वो पहले छोटी छोटी यात्राएं करते, सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर जैसी मुश्किल और सबसे लंबी यात्रा नहीं चुनते। वहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि राहुल गांधी या तो कुछ नहीं करेंगे तो मुश्किल कार्य सबसे पहले हाथ में लेते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, और उसको अंजाम तक पहुंचाने के बाद अगले काम पर जुटते हैं। तो ये मुझे लगता है जैसे भारत जोड़ो यात्रा सबसे मुश्किल काम चुना था राहुल गांधी ने, वैसे ही ये जो मुश्किल काम चुना है इसे भी भारत जोड़ो यात्रा की तरह अंजाम तक पहुंचाएंगे। बस बशर्ते इसमें इतनी है कि जैसे उस भारत जोड़ो यात्रा में हर कुछ दिनों बाद राज्य बदल रहे थे, राज्यों के नेता उनके साथ जुड़ने की जो है वो चेहरे बदल रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी इस सफ़र में, इस यात्रा में राज्यों में नेतृत्व के चेहरे बदलते नजर आएंगे। और जैसे जैसे चेहरे बदलेंगे नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, युवा चेहरे देखने को मिलेंगे, और एक सख्त मैसेजिंग आपको सब जगह होती दिखाई देगी। फिलहाल इस संडे के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी आर्थिक मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स और या फिर जॉइन बटन के ज़रिए हमारी मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।